लॉक सही कर दिया। ओके ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कई दिनों के बाद क्लास हो रही है क्योंकि कुछ समय नहीं होने के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, तो वापस से स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो अपना टॉपिक जो चल रहा था लास्ट क्लासेज में वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। इसके बारे में बात कर रहे थे अपन। तो उसमें अपन ने देखा था कि पाचन तंत्र जो होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां यानी यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और उसके बाद अपन ने पढ़े थे सहायक अंग, जिसे कि अपन आहार नाल कहते हैं। आहार नाल जो होती है, मतलब अपन ने पढ़ा था भोजन के अंत ग्रहण से लेकर, भोजन अपन जब ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से भोजन ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से, तो उसके बाद से उसके पाचन के जो भी सहायक अंग होते हैं और उसके उत्सर्जन तक लेकर जो भी सारे अंग भाग लेते हैं, उन सबको अपन मिलाकर कहते हैं आहार नाल। इसके बारे में अपन पिछली क्लास में बात करी थी, मैंने सारे अंगों के बारे में मैंने डायग्राम से भी देखा था। तो अब उसके बाद देखेंगे अपन कि पाचन ग्रंथियों के बारे में बात चल रही थी। तो पाचन ग्रंथियां मुख्य रूप से होती है वो तीन प्रकार की होती है, पढ़ा था अपन ने। पहला पढ़ा था लार ग्रंथियां, दूसरा पढ़ा था अपन ने अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरा जो अपन ने पढ़ना बाकी था थोड़ा सा, वो था यकृत ग्रंथि। तो इनके बारे में अपन बात कर रहे थे, पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे थे अपन। और पाचन ग्रंथि में अपन ने ये लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया था, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया था, और यकृत ग्रंथि के बारे में पढ़ना बाकी था। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि लार ग्रंथियां क्या होती है। ये भी अपन ने देखा था कि ये भी तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। और तीन प्रकार की जो होती है उसमें अपन ने देखा था, पहली होती है कर्णपूर ग्रंथि, दूसरी अपन ने पढ़ा था इसमें अधोजीवा ग्रंथि। तो अपन यहाँ पर ग्रंथियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। लार ग्रंथि होती है वो तीन तरह की होती है, कर्णपूर ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, और जो नेक्स्ट जो होती है अधोजंग ग्रंथि। अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कर्णपूर ग्रंथि होती है कान के पास में स्थित होती है, कान के पहले स्थित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कर्णपूर ग्रंथि। अधोजीवा जो कि जीभ के नीचे होती है, और तीसरी है अधोजंग यानी जो कंठ की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होती है। तो इन्हीं के आधार पर इनकी जो लोकेशन है, स्थिति है, उसी के आधार पर इनके नाम है। तो ये लार ग्रंथियां होती थी तीन प्रकार की, तो इनके बारे में अपन पढ़ चुके थे। और इनका काम होता है एक सीरमी तरल पदार्थ जिसे अपन लार कहते हैं, उसके साथ में कुछ एंजाइम का श्रवण करना। अपन ने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि लार में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम होता है जो कि भोजन का पाचन प्रारंभ करता है मुख गुहा से। तो ये लार ग्रंथि के बारे में बात थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसे अपन पैंक्रियाज भी बोलते हैं, इस तरह लार ग्रंथि को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। उसी तरह अग्नाशय ग्रंथि को बोलते हैं अपन पैंक्रियाज। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अपन ने यहाँ पर देखा था लार ग्रंथि में पढ़ा था मिश्रित ग्रंथि के बारे में क्या होता है। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, कुल मिलाकर ग्रंथियां जो होती है उनके दो कार्य होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। इनके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे जब अपन अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन अंतःस्रावी और बहिस्रावी में जो दोनों के कार्य होता है वो दोनों के कार्य करती है अग्नाशय ग्रंथि, इसलिए इसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि होने के कारण इसके दो अलग अलग कार्य हैं, और वो अलग अलग कार्य हैं वो कौन से हैं। पहला तो इसका कार्य होता है अग्नाशय ग्रंथि का कि ये दो जो हार्मोन होते हैं उनका नाम होता है, एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागोन। तो अंतःस्रावी ग्रास नली होती है, और उसके बाद जो है आमाशय, और उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये देखा जाए तो आमाशय जो होता है, आमाशय के पिछले भाग में स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि। डायग्राम के अपन पहले बात कर चुके थे, डायग्राम से वापस बात करेंगे जब अपना पूरा टॉपिक करेंगे एक बार, सारे अपने चार्ट से भी देखेंगे इसको।
तो इसलिए आप यहाँ पर अभी केवल इतना जरूरी है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो आमाशय के पिछले भाग में स्थित होती है तथा इसके अलग अलग भाग होते हैं और इसके दो अलग अलग कार्य होते हैं। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन में ग्लूकागॉन का श्रवण करती है तथा बहिःस्रावी हार्मोन के रूप में अग्नाशय रस का श्रवण करती है, जो कि भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये अग्नाशय ग्रंथि है। उसके बाद बात करते हैं अपन, ये इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। ग्रंथियां हैं तो अंतःस्रावी तंत्र में जाके पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में विस्तार से कि इंसुलिन में ग्लूकागॉन हार्मोन कार्य कैसे करते हैं, रुधिर में शर्करा के लेवल को या स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, कैसे करते हैं। और बहिःस्रावी जो अग्नाशय रस है, अग्नाशय रस जो होता है वो भोजन का पाचन कैसे करता है वो आगे पढ़ेंगे अपन। अभी केवल इनके बारे में परिचय पढ़ रहे हैं भाई, कौन कौन से अंग कहाँ क्या होते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो अगला है तीसरा यकृत ग्रंथि। बात करें यकृत ग्रंथि की, तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1000 ग्राम से 1500 ग्राम, मतलब देखा जाए तो 1 kg to 1.5 kg, 1 किलोग्राम से 1.5 kg तक, मतलब 1000 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। बात करें इसके बारे में यकृत ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। लीवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लीवर यानी यकृत। यकृत जो होता है इस तरह की, जैसे मान लो पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज इस तरह की संरचना में होता है। ये आमाशय होता है अपना, ये आमाशय है, उसके पीछे की तरफ स्थित होता है। लेकिन बात करें यकृत की, तो यकृत यहाँ पर इस तरह एक त्रिकोण ट्रायंगल के रूप में यहाँ पर स्थित होता है इस तरह से, ये यकृत। और ये आपका ये पीछे की तरफ ये आमाशय आपका आगे की तरफ हो गया, जे आकार का बना भाग होता है इस तरह से। उसके पीछे ये होता है पैंक्रियाज, ये आपका आमाशय यानी स्टोमक। तो ये यकृत होता है इस तरह एक त्रिभुजाकार ट्रायंगल के रूप में होता है यकृत। यकृत जो होता है उसकी संरचना जो होती है, मान लो ये यकृत इस तरह से ट्रायंगल के रूप में होता है ये यकृत जो होता है। अब इसके भी अलग अलग भाग होते हैं, इसकी ये दो भागों में बटा होता है मुख्य रूप से। इसके दो भाग, दो पालिकाएं बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पालिकाएं। यकृत दो पालिकाओं में बटा होता है इस तरह से, एक दायां भाग एक बायां भाग इस तरह से। एक भाग छोटा होता है, एक भाग बड़ा होता है। लेकिन बात करें यहाँ पर यकृत जो होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती है इस तरह से, उन्हें बोलते हैं यकृत पालिकाएं। लाखों की संख्या में होती है ये यकृत पालिकाएं। और इनका जो कार्य होता है वो कार्य होता है, यकृत पालिकाएं जो होती है उनका कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण करती है। और जो पित्त रस जो होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। और भोजन का पाचन करने वाली मुख्य ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। लाखों की संख्या में इसमें संरचनाएं होती है सूक्ष्म रूप से, इन्हें पर यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत पालिकाएं दो भागों में बटा होता है इस तरह, लीवर यानी यकृत, और उसमें यकृत पालिकाएं होती है जिनका कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। अब बात करें यहाँ पर पित्त का निर्माण करेगा यकृत, लेकिन यकृत का काम होता है पित्त का निर्माण करना। उसके बाद में यहाँ से जाकर के, जैसे मान लो ये यकृत है, इसके पीछे वाले भाग पे पीछे की तरफ से संरचना होती है इस तरह से, पीछे की तरफ पीछे वाले भाग में, इसके लीवर के पीछे वाले भाग में, मतलब पृष्ठ अधर भाग में पीछे की तरफ संरचना होती है इस तरह से। एक नलिका का संरचना निकलती है, बोलते हैं डक्ट यानी। और अब ये पीछे जाकर के यहाँ पीछे एक भाग होता है इस तरह से गोलाकार, उसे बोलते हैं अपन पित्ताशय। पित्ताशय मतलब ये पित्त का जो निर्माण होगा लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा, वो जाकर के कहाँ पे स्टोर रहेगा, कहाँ पे संचित रहेगा, पित्ताशय। पित्ताशय यानी इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। लीवर यानी यकृत के अधर भाग में स्थित होता है पीछे की तरफ, और इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का संचय करना, पित्त को इकट्ठा करके रखता है। जब भोजन के पाचन के लिए जरूरत पड़ती है उसकी, तो ये पित्त का सृजन करता है। और यहाँ पर जो यकृत यानी लीवर से जो नलिका का संरचना जाती है, जो कि पित्त को लेकर जाती है कहाँ तक, यहाँ पित्ताशय तक, उसे बोलते हैं पित्त वाहिनी। उसे बोलते हैं पित्त वाहिनी, मतलब पित्त को ले जाने वाली संरचना, जो कि पित्त रस को यकृत से पित्ताशय तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ पे पित्त इकट्ठा रहता है। जब भोजन का पाचन नहीं होता है तो वो पित्त जो होता है यकृत से जाकर के यहाँ पर पित्ताशय में इकट्ठा रहता है।
और जब भोजन का पाचन जैसे ही प्रारंभ होगा, अपन भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद जैसे ही इसको संदेश मिलेगा कि वापस से यहाँ से वापस इसका ऑक्सीजन होगा और वो यहाँ पे छोटी आंत वाले डुडेनम वाले भाग में इस तरह से ये पित्त रस यहाँ पर आएगा। और इसकी रस भी आता है वहां पर इस नियाकस से और यज्ञाशय से, और इस तरह यहाँ पर पित्ताशय से आएगा पित्त रस। तो पित्ताशय से पित्त रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, दोनों आते हैं कहाँ पर, छोटी आंत का जो पहला भाग है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से बोलते हैं, वहां पर आता है। भोजन का पाचन ये करते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें रस होते हैं, जो कि अलग अलग एंजाइम होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, जो वसा का पाचन करना है वो वसा का करते हैं, और जो यानी प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। जैसे बात पहले अपन पढ़े थे कि लार में एंजाइम होता है टायलिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का प्रमुख कार्य करता है। उसी तरह यहाँ बात करेंगे अग्नाशय रस की, तो वहां पर एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन वगैरह एंजाइम होते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए, पेप्सिन। उसी प्रकार से लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। तो ये सारे एंजाइम वहां पर होते हैं, इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे विस्तार से सारे एंजाइम के बारे में अपन। तो उससे पहले अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर यकृत के बारे में। यकृत उसका त्रिकोणाकार संरचना होती है, दो भाग होते हैं इसके इस तरह से, दो खांस के रूप में एक खांस के द्वारा दो भागों में बटा होता है यकृत इस तरह से। एक छोटा भाग होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। और पित्त का जो निर्माण होता है वो यहाँ से निर्मित होकर कहाँ पे आता है, पित्ताशय में। उसको ले जाने कार्य कौन करता है, पित्तवाहिनी। पित्तवाहिनी के द्वारा कहाँ पे जाएगा वो, पित्ताशय में। और जब भोजन का पाचन होगा तो वापस से वो कहाँ पर आएगा, वापस से वो डुडेनम वाले भाग में, छोटी आंत के भाग में, छोटी आंत जहाँ भोजन का पाचन प्रारंभ होता है वहां पर आएगा, और वहां पर उसका पाचन करने के जो एंजाइम है उनके द्वारा भोजन का पाचन करेगा। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रंथियों के बारे में। तो तीनों ग्रंथि यहाँ पर हो चुकी है, ला ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है। याद रखें यहाँ पर यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1000 ग्राम से 1500 ग्राम यानी 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये थी यकृत ग्रंथियां, इसे बोलते हैं लीवर भी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य पित्त का निर्माण करना। दोबारा से बात कर लेते हैं एक बार। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से पाचन ग्रंथियां। पहला लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके 3 प्रकार होते हैं। पहली बात इनका कार्य जो होता है बताएं आपको। लार के रूप में एक सेमी भाग का श्रवण करना, जिसमें कुछ पाचन एंजाइम भी उपस्थित होते हैं और भोजन का पाचन प्रारंभ करते हैं, तथा इसमें कुछ अम्लीय घटक भी होते हैं जो कि भोजन में आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को मार करके शरीर की सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। और जो अपना मुख्य गुहा है उसका वातावरण को अम्लीय बनाते हैं, ताकि जिससे हानिकारक बैक्टीरिया वायरस है वो मुख्य गुहा में उत्पन्न नहीं हो सके। मुख्य रूप से टायलिन एंजाइम उपस्थित लार में। सलाइवा बोलते हैं लार को, सलाइवा। और इसकी जो ग्रंथि होती है उनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 प्रकार की होती है। कर्णपूर ग्रंथि कान के पास स्थित होती है, अधोजीवा ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है, अधोजम ग्रंथि कंठ के पास में से होती है, इनके नाम है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें नेक्स्ट, तो इसे बोलते हैं पैंक्रियाज। और इसके 2 भाग होते हैं, एक अंतःस्रावी भाग होता है, एक बहिस्रावी भाग होता है। अंतःस्रावी बहिस्रावी के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। तो उसके बाद बात करें यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि। मुख्य कार्य होता है अग्नाशय रस का श्रवण करना, अग्नाशय रस का श्रवण करना होता है। और अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन का श्रवण करती है। और उनका कार्य होता है भोजन में, रुधिर में जो रुधिर का जो शर्करा यानी शुगर यानी शक्कर का जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करने का प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद बात करें अपन बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस का श्रवण करती है, जो कि भोजन के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए, चाहे वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उनके पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद अगला है यकृत ग्रंथि, लीवर बोलते हैं जिसे। एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की। 1000 ग्राम से 1500 ग्राम के बराबर वजन होता है इसमें। इसकी संरचना त्रिकोणाकार होती है इस तरह से। बात करते हैं पहले पैंक्रियाज की, अग्नाशय ग्रंथि की। तो ये आमाशय के अदर भाग में पीछे की तरफ से होती है, इस तरह संरचना होती है इसकी। और लीवर होता है यकृत, शरीर के दाएं भाग में, शरीर के दाएं भाग में होता है यकृत। अपने जो आमाशय है उसका थोड़ा ऊपर जो सामने भाग वाला भाग होता है, यहाँ पर इस तरह से त्रिकोण के रूप में होता है। इसके 2 भागों में बटा होता है, एक खांस के द्वारा, एक बले के द्वारा। दाएं भाग होता है, एक बायां भाग होता है। उसके अलावा ये असंख्य छोटी छोटी संरचना से बना होता है, जिन्हें बोलते हैं यकृत पालिकाएं। और ये यकृत पालिकाएं जो होती है मिलकर के अपना कार्य करती है। और वो कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। यहाँ से जो पित्त निर्मित होता है, यकृत द्वारा जो पित्त निर्मित होता है, द्वारा पित्ताशय तक होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं।
और इनकी लंबाई संयुक्त रूप से 8 से 10 मीटर तक होती है और इसे अपन आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के जो अलग अलग भाग है वो सारे भाग क्रम से अपन पढ़ेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला भाग जहाँ से भोजन का अंत ग्रहण करते हैं अपन, मुख गुहा और कैविटी। मुख की बात करें, भोजन ग्रहण करते हैं अपन, पहला भाग मुख गुहा। दूसरा है जब मुख गुहा से भोजन ग्रहण कर लेंगे अपन तो उसके बाद आएगा ग्रसनी, जहाँ से भोजन का ग्रास आगे आगे गति तय करता है। भोजन से मुख से निकलने के बाद अगला वाला भाग ग्रसनी जो होता है वो होता है नेक्स्ट भाग इसका। और तीसरा जो भाग है वो है ग्रास नली। मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली। मतलब ग्रसनी के बाद वाला भाग जो कि भोजन को ग्रसनी से कहाँ पहुंचाता है, आमाशय तक, यानी पेट जिसे बोलते हैं अपन, स्टोमक, आमाशय तक पहुंचाने वाला भाग है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बारे में बाद में अपन विस्तार से बात के बारे में करेंगे। ग्रास नली अगला भाग है जिसका काम होता है ग्रसनी से भोजन को कहाँ पहुंचाता है, आमाशय तक। तो अगला वाला भाग है वो है आमाशय, यानी स्टोमक, यानी इसे पेट अपन बोलते हैं। आमाशय अगला भाग है। और आमाशय के भी अलग अलग भाग होते हैं, वो पढ़ेंगे अपन, 3 वापस से पढ़ेंगे। और अगला जो भाग है आमाशय के बाद जो अगला भाग हमको पता है स्टार्ट हो जाता है छोटी आंत। आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसके बाद भोजन आगे गति करता हुआ जाता है, वो उसे बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत की बात करें अपन, छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 6 से 7 मीटर तक होती है। वैसे 6 भी, कई जगह वो 6 साढ़े 6 भी होता है, कई जगह 7, 6 से 7 मान सकते हैं अपन इसको। और उसके बाद बात करें जो अगला भाग होता है वो होता है बड़ी आंत। छोटी आंत का भी देखा जाए तो अलग अलग 3 भाग होते हैं, बारे में पढ़ेंगे विस्तार से जब अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि अगला है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर बात, ये छोटी आंत जो होती है केवल संरचना में छोटी होती है, बाकी लंबाई में होती है वो बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है जैसे 7 मीटर, लेकिन बात करें बड़ी आंत की तो केवल आकार में बड़ी होती है, इसकी लंबाई जो होती है ज्यादा बड़ी नहीं होती है। ये केवल 1 से 1.5 यानी 1 से 1.5 मीटर तक ये लंबी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट भाग है। आगे जाकर देखेंगे अपन छोटी आंत के भी अलग अलग भाग है 3, आमाशय के अलग अलग भाग है 3, बड़ी आंत के भी अलग अलग भाग है 3। तो इनकी संरचना के बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर आहार नाल क्या है। आहार नाल जो है भोजन के अंत ग्रहण से लेकर उसके पाचन तथा उसके उत्सर्जन तक समस्त जो अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं उन्हें अपन संयुक्त रूप से कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई मानव शरीर में लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। सारे भाग में सम्मिलित होते हैं। वो भाग निम्न है, वो कौन कौन से? पहला मुख गुहा और कैविटी, जहाँ से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन ग्रहण करते हैं अपन। और क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टालसिस गति के द्वारा वो ग्रसनी के से होते हुए ग्रास नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। अपन पढ़ेंगे आगे कि पेरिस्टालसिस क्या है, क्रमानुकुंचन जिसे बोलते हैं। जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं वो एक विशेष गति के द्वारा आगे जाता है, इसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट या क्रमानुकुंचन गति। वो क्या है इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो ग्रसनी अगला भाग ग्रसनी, जब मुख गुहा में भोजन ग्रहण किया उससे आगे वो भाग आगे जो भोजन जाएगा। ग्रसनी जो है वो इम्पोर्टेंट भाग है। ग्रसनी जो है वो दोनों, एक तो पाचन तंत्र और एक श्वसन तंत्र, ये दोनों का भाग होता है, क्योंकि ये श्वसन के लिए भी रास्ता देता है और भोजन के लिए भी रास्ता देता है। यहाँ तक दोनों जो तंत्र है उनका रास्ता एक कॉमन वे होता है, एक कॉमन पथ होता है। दोनों तंत्रों में काम आता है, पाचन तंत्र में काम आता है और श्वसन तंत्र में काम आता है। ये अब यहाँ तक भोजन कुछ रास्ते से जाता है और जो ऑक्सीजन है वो भी रास्ते से जाती है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन पाचन तंत्र में जाएगा और जो ऑक्सीजन वगैरह जो गैस होती है वो अब जाएगी श्वसन तंत्र में। वो कौन सी संरचना है ऐसी, वो ऐसा क्या है, कौन कौन से भागों में बटा होता है ग्रसनी, उसके बारे में बात करेंगे आगे। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, पढ़ेंगे अभी विस्तार से। अगला है ग्रास नली, जहाँ ग्रसनी खत्म होती है वहां स्टार्ट होती है ग्रास नली। इसका प्रमुख कार्य होता है ग्रसनी से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य होता है ग्रास नली का। इसकी संरचना लगभग, इसकी जो आकृति आकार है वो लगभग लंबाई जो 25 सेंटीमीटर तक होती है और ये विशेष पेशियों की बनी होती है जिसके द्वारा भोजन को क्रमानुकुंचन गति मिलती है और उसके कारण भोजन आगे गति करता है। अगला जो भाग है वो है आमाशय, जहाँ ग्रास नली खत्म होती है। क्योंकि ग्रास नली का कार्य क्या होता है, ग्रास नली का प्रमुख कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाना। अब आमाशय तक भोजन जब पहुंचेगा तो आमाशय में भोजन का पाचन होगा। पाचन तो वैसे गुहा से प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह का, लेकिन जो मुख्य जो पाचन होता है वो स्टार्ट होता है आमाशय से, क्योंकि ग्रसनी और ग्रास नली का जो कार्य होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना ही होता है।
आमाशय की बात करें तो आमाशय होता है एक जे आकार का भाग होता है, इस तरह अपन पढ़ चुके हैं अभी, इस तरह से होता है आमाशय। लेकिन जब भोजन का पाचन मतलब लगभग 80% के करीब हो जाता है, मान लो 70-80%, तो जब उसका पाचन और जो होना है वो कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में ज्यादातर भोजन का पाचन, अधिकतम भोजन का पाचन देखा जाए तो छोटी आंत में होता है वैसे। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन तो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है और आमाशय तक लगभग 80% तक हो जाता है। लेकिन जो प्रोटीन है और वसा है उसका पाचन मुख्य रूप से होता है छोटी आंत में। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के भी आगे 3 भाग है, तो वहां भी अलग अलग है, 3 भागों में अलग अलग जगह पाचन होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद प्रारंभ होता है बड़ी आंत, छोटी आंत खत्म होती है, वहाँ प्रारंभ होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के जगह 3 भाग होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से अपन। बड़ी आंत में कुछ बड़ी मात्रा में जो होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करता है बड़ी आंत। उसके भी 3 अलग भाग होते हैं, और जहाँ बड़ी आंत खत्म होती है वहां प्रारंभ होता है, बड़ी आंत जहाँ खत्म होती है उसके लास्ट में जो भाग होता है वो होता है मलद्वार, जैसे गुदा कहते हैं अपन। और उसके द्वारा भोजन का जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका उत्सर्जन होता है, जैसे मल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो इस तरह सारे भागों के बारे में परिचय था। उसके बाद में अपन विस्तार से बात करेंगे, एक एक भाग के बारे में बात करेंगे। पहला अपन लेंगे मुख गुहा, ओरल कैविटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक भाग के बारे में बात करेंगे। तो ये बात करेंगे अपन कल, एक एक भाग के बारे में देखेंगे अपन। पहला देखेंगे, आज थोड़ा सा देख लेते हैं मुख गुहा के बारे में, उसके बाद सारे भाग के बारे में बात करेंगे विस्तार से। तो पहला जो भाग है मुख गुहा, ओरल कैविटी। भोजन का जब अंत ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा करते हैं अपन, तो वो कहलाता है मुख गुहा या ओरल कैविटी। तो बात करें यहाँ पर जो मुख गुहा में जो होती है लाह ग्रंथियां ऐसी होती है। पहली बात तो यहाँ पर लाह ग्रंथियां बीच में आएगी, लाह ग्रंथि यहाँ पर स्थित होती है मुख गुहा में, और उसका काम होता है लार का श्रवण करना। और उसमें कुछ पाचन एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, जैसे टायलिन उपस्थित होता है, टायलिन एंजाइम, वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करता है मुख गुहा से। उसके बाद बात करेंगे मुख गुहा, आपको पता है संरचना होती है, कटोरे के आकार की संरचना होती है, जो कि भोजन को अपन शुरू से जो भोजन को इकट्ठा करना, और जैसे मान लो उसमें दांत भी स्थित होते हैं। दांत भोजन का जो मुख्य रूप से जो काटना है, चबाने का जो कार्य करते हैं मुख गुहा में होते हैं। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये मुख गुहा के बारे में, तो इसके बारे में और विस्तार से हम कल देखेंगे, एक एक अंक के बारे में पढ़ेंगे अपन। यहाँ से मुख गुहा के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आज। लाह ग्रंथियां हैं उसमें, उसके बाद उसमें जो दांत होते हैं अपने, जो कई प्रकार के दांत होते हैं आपको बता दें। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग दांत होते हैं। पहला होते हैं अस्थायी दांत, यानी दूध के दांत भी कहते हैं। दूसरा होता है स्थायी दांत, ये कितने होते हैं संख्या में, कितने नहीं होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। स्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं संरचना में, संख्या में, और स्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं, जो कि दूध के दांतों गिरने के बाद आते हैं। इनके बारे में बात करेंगे अपन, और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं मुख्य रूप से, और यहाँ से भोजन का किस प्रकार हम काटते हैं, चबाते हैं, या पाचन प्रारंभ करता है मुख गुहा में, ये बाद में बात करेंगे अपन। आज के लिए इतना काफी है। तो आज का टॉपिक था पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र की सेकंड क्लास थी अपनी आज, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे कंटिन्यू करेंगे अपन कल पढ़ेंगे अपन आहार नाल के जो भाग है वो आपकी तीसरी क्लास होगी इस पाचन तंत्र की। और कल अपन भाव और अन्य भाव के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में विस्तार से। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है। थैंक यू। कल का जो शेड्यूल रहेगा जो आपको बता दिया जाएगा। संडे है तो क्लास होगी या नहीं होगी उसके बारे में बता देंगे अभी आपको। तो आज के लिए इतना काफी है। मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी इसके बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।